Hi, good morning, my dear student. Today we are going to discuss your class 11th history, chapter Industrial Revolution. Industrial Revolution. My dear student, if you have remember what we read in the starter class, we studied reform through law. हम लोगों ने कल बात की थी रिफॉर्म थ्रू लॉ के बारे में. इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशंस में जब वीमेन्स की कंडीशन, मेन वर्कर की कंडीशन, चिल्ड्रेन जो फैक्ट्रियों में काम करते थे उनकी कंडीशंस डे बाय डे खराब होने लगी, तो एक तीव्र विरोध उत्पन्न हुआ और ये कॉन्फ्लिक्ट्स, ये डिस्प्यूट बड़े पैमाने पर तेजी से बढ़ा. हम लोगों ने चर्चा की थी व्हाट हैपेंड इन लंकाशायर, लिंचेस्टरशायर, बर्मिंघमशायर, डर्बीशायर, and Ludism movement also we discussed in our previous class. My dear student, it is the very strange matter with us that the workers' condition and the factory owners both they were not satisfied with each other. That's why the British Parliament felt that this problem should be solved, and he decided that कि कुछ कानून बने और पास हों जिससे उनकी कंडीशंस ठीक हो. हमने कल बात की थी कुछ कानूनों पे. कल मैंने कहा था कुछ रूल्स, कुछ लॉ पे बात की और हमने 1819 और देन आफ्टर हम लोगों ने बात की 1833 और फिर 1847. तीन कानूनों की बात की. हमने कहा रिफॉर्म थ्रू लॉ टॉपिक के अंतर्गत मैं 60 में इसको बताता हूं, फिर हम शुरू करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक. रिफॉर्म थ्रू लॉ. रिफॉर्म थ्रू लॉ इस टॉपिक पे हम लोगों ने देखा था कि कितने 1819 AD, that was time when British Parliament first time taken some step in the favor of the peasants. First time. ओके. यहां पे छोटे बच्चों के काम के घंटे निर्धारित किए गए. देन आफ्टर 1833 एडी यहां पे बच्चे और महिलाओं की कंडीशंस, और फिर 1847 यहां पे एक इंस्पेक्टर अपॉइंट किया गया. इसमें बहुत सारी चीजें थी. कल हम लोगों ने बात की थी कि 0 से 9 ईयर के बिलो के बच्चे फैक्ट्रियों में काम नहीं करेंगे. फिर 12 या 9 करिए, 0 to 9 से 16 के बच्चे के घंटे वर्किंग आवर्स पे कंट्रोलिंग किया गया.
विमेंस से बात की गई 1833 पे, जो विमेंस और चिल्ड्रेन जो माइंस में काम करती थी उन पे रोक लगा दी गई। और 1847 में इंस्पेक्टर अपॉइंट किया गया, क्या करने के लिए, टू इंस्पेक्ट कि कोई भी बच्चा, चिल्ड्रेन और विमेन अंडरग्राउंड माइंस में काम तो नहीं कर रहे। फिर इसके बाद ये रूल्स जो थे वो सिर्फ फॉलो होते थे किस पे, कॉटन और टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे। माइनिंग इंडस्ट्री पे, माइनिंग इंडस्ट्री पे माइनिंग इंडस्ट्री पे ये रूल फॉलो नहीं होते थे। फिर 1833 में इस पे रूल बना, फिर 1842 और देन आफ्टर 1847 में कानून बना करके इसे भी कंट्रोल करने का प्रयास किया गया। दिस ऑल इंफॉर्मेशन विच वी स्टडी इन आवर प्रीवियस क्लास, हमने इन चीजों को अपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा, उस पर चर्चा की। थ्रू रिफॉर्म्स, क्या था हमारा टॉप, रिफॉर्म थ्रू लॉ, कानूनों के द्वारा कुछ सुधार, ये चीजें हम लोगों ने देखा, इस पे हम लोगों ने बातें की, ये हम लोगों ने कल देखा था। आज हम लोग इसके आगे का नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। टॉपिक इज द डिबेट ऑन द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। डिबेट ऑन द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, चलिए इस टॉपिक को देखते हैं आज। तो नो डाउट टू से दैट कि व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस, वी आर गोइंग टू डिस्कस द डिबेट विच हैपेंड कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशंस में क्या हुआ होगा, कौन कौन सी थी। द डिबेट ऑन द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, टॉपिक द डिबेट ऑन द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। Debate on the industrial revolution. Okay. What we are going to read? हम उस टॉपिक को आज देखेंगे जिसमें डिबेट ऑन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन पे हम लोग बात करेंगे। आइए देखते हैं। इफ यू विल सी योर बुक देन इट इज वेरी क्लियरली एक्सप्लेन बाय ऑथर दैट व्हाट डिबेट हैपेंड ड्यूरिंग दैट टाइम। कहता है कि until the 1970s, the historian used the term industrial revolution for the change that occurred in Britain from the 1780s, the 1820s. From then, it was challenged on the various ground. My dear student, the term industrial revolution used for the particular era 1780 to 1850, that was the time when in Britain a lot of changes introduced, but this view was challenged by the modern historians. During 1970s, the historian, when they studied the previous history, the 18th century history and before history, they find out that how can we say the 1780 to 1850, that era was called as an industrial revolution, or that era is called nowadays as an industrial revolution. कैसे कहा जाता है, कैसे कहा जाता था इसको इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, ये कैसे संभव हो सकता है, और यहाँ पे उन लोगों ने इस पे क्या किया, क्वेश्चन उठाया. दैट इज व्हाट आई एम सेइंग माय डियर स्टूडेंट. अगेन, if you will minutely observe about
द स्टेट विच इज गिवन इन योर बुक सेंटेंस, कहता है until the 1970s the historian used the term industrial revolution for the change that occurred in Britain from the 1780s to 1820s. From then it was challenged on the various ground. My dear, it was challenged on the various ground. क्या क्या ग्राउंड था? कहता इंडस्ट्रियलाइजेशन had actually been too gradual to be considered as a revolution. It carried process that already existed towards new level revolution. It carried process that already existed towards the new levels. Thus, there was relatively greater concentration of the workers in the factories and wider use of money. Dear student, ये उतना ही अनुपात है और इतिहासकारों ने इस पे जो क्वेश्चन उठाया वो बहुत हद तक सही भी है। क्या उन लोगों ने कहा कि कैसे आप कह सकते हैं कि 1780 टू 1850 का टाइम पीरियड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है? तो इसके उत्तर में बहुत सारे तर्क दिए गए, बहुत सारे वर्ड आए, बहुत सारे विचारकों ने अपनी अपनी बातों को रखा और फिर यहाँ पे ये कहा गया, या इस पे थोड़ा ध्यान दे सकते हैं कि कहा जाता है कि जिन इतिहासकारों ने 1970 के डिकेड्स तक औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग ब्रिटेन के लिए किया, उन सारे इतिहासकारों के ऊपर जो मॉडर्न हिस्टोरियंस थे उन लोगों ने क्वेश्चन उठाया। 1780 और 1820 के डिकेड्स के बीच जो औद्योगिक विकास हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई, उसका विस्तार के लिए जो करते थे उसके लिए शब्द का प्रयोग करने के आधार को लोगों ने चैलेंज किया। दरअसल इंडस्ट्रियलाइजेशन की क्रिया इतनी धीमी गति से होती रही कि इसे क्रांति कहना ठीक नहीं होगा। इसके द्वारा पहले से मौजूद जो प्रतिक्रियाओं को हुई, जो पहले से चल रही थी, जो प्रोसेस जो चल रहा था, वो उसी का फल था, रिजल्ट था। उसको नए स्तरों पर लाया गया। इस प्रकार फैक्ट्रियों में श्रमिकों का जमावड़ा पहले से अपेक्षा अधिक हो गया और धन का प्रयोग भी पहले से अधिक व्यापक रूप से होने लगा। कहते हैं कि ऐसा नहीं था कि 1780s, ओके, लेट मी एक्सप्लेन। 1780 to 1850, that was time of industrialization, the first industrialization. Why? Because during that time no doubt money या ऐसे कह सकते हैं कि किस चीज का जमावड़ा हो रहा था अधिक संख्या में। मैंने क्या कहा आपसे कि ये वो टाइम था जब बड़ी संख्या में इंग्लैंड में क्या हो रहे थे, पैसे। देयर इज नो डाउट क्या हो रहा था कि ड्यूरिंग दैट टाइम द वर्कर्स एंड कैपिटल, कैपिटल इट मीन्स पूंजी, इट मीन्स वेल्थ, दोनों अधिक संख्या में। अब इसको काउंटर करते हुए जो न्यू हिस्टोरियन है 1970 के डिकेड्स के हिस्टोरियंस, के हिस्टोरियंस कहते हैं कि दैट वाज द प्रोसेस, दैट वाज
the process which started half century ago in England. पहला पॉइंट काउंटर करते हुए, दूसरा पॉइंट कहते हैं कि क्या था, गति इसकी बहुत धीरे थी, द स्पीड ऑफ प्रोडक्शन लेवल was not in so fast, level was not so fast, इन हटा दीजिए, so fast. So how can we say ये इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन था? यहां पे क्वेश्चन उठाना लाजमी था, इस बातों पे बातें की गई, रखी गई. आई थिंक दैट वाज ट्रू, सही भी थे. अब देखिए आगे क्या कहते हैं. अब इसके बाद जो क्वेश्चन उठा उसमें कहा गया कि until wider use of money and the concentration of worker, wider use of money, इसी पॉइंट से कनेक्ट कर दीजिए. wider use of money, wider use of money और concentration of worker, वाइडर यूज ऑफ मनी और कंसंट्रेशन ऑफ वर्कर तो बड़ी संख्या में यहां पे हुए. उसके पीछे का रीजन क्या था, मैंने आपको शुरू में ही बताया, एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन, then after enclosures, then after job या अनएम्प्लॉयमेंट. ये वो रीजन्स थे. जॉब पढ़ा दीजिए, अनएम्प्लॉयमेंट लिखिए, बेटर होगा. अब इसके रीजन के फलस्वरूप ये चेंजेस आ रहे थे, ये बदलाव हो रहे थे. दैट इज व्हाट आई एम सेइंग. सो आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग माय डियर स्टूडेंट, कि अब इंडस्ट्रियलिस्ट, अब जो डेवलपमेंट हुआ, अब जो फैक्ट्रियों की संख्या बढ़ी, स्पेशली पर्टिकुलर टाइम में, उसके पीछे का रीजन इतिहासकारों ने ढूंढा, मॉडर्न हिस्टोरियंस ने. उन्होंने कहा कि यस ऑफ कोर्स यू आर राइट, द वाइडर मनी दैट वाज यूज्ड इन इंडस्ट्रियलाइजेशन ड्यूरिंग 1780 to 1850, of course the huge amount of the workers they provided their labor in the factory, concentration of workers, of course it happened during that time, but it has never meant that we can say that this era is called industrial revolution. इस एरा को हम इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन कहें, ये तो पूरी बात सही नहीं है. तो अब अगर ऐसा नहीं है तो उन्होंने क्या तर्क और दिए. वो कहते हैं कि until well into the 19th century the large region of England remained the untouched by factory or mines, and therefore the term industrial revolution was regarded as the inaccurate. England had changed in a regional manner. The prominently around the cities of London, Manchester, Birmingham,
or new castle rather than throughout the country. So how can we say, dear student, it was the very good point which was pointed out by the new historians that the very limited area that was affected by industrialization, all areas which was in the control of Britain, that was not affected, that was not, क्या हुआ, वो प्रभावित नहीं था इस इंडस्ट्रियलाइजेशन से। तो ये जो हो रहा था, ये जो प्रोसेस चल रहे थे, उस परिस्थितियों में हम ये कहें कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ और 1718 के दौर में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, ये पूरी तरीके से सही नहीं है। आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। ओके, व्हेन यू विल रीड द नेक्स्ट पैराग्राफ, it would be clear. So, my dear student, as I inform you, the debates which happened on particular that point कि industrial revolution 1718 में हुआ, ये 1718 टाइम 1718 to 1850, that was the time when it happened according to old historians, but the new historians, what I told you, as I inform you, the 1970s जो historians थे, उन्होंने इन चीजों पे क्या किया, क्वेश्चन मार्क उठाए और उन्होंने कहा कि ये काल इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन को कैसे हम कह सकते हैं, जबकि इस काल में सिर्फ स्पेसिफिक एरिया में, स्पेसिफिक सिटी में ही डेवलपमेंट हुआ, इसके अलावा अन्य क्षेत्रों में डेवलपमेंट नहीं दिखाई देते, सिर्फ कुछ शहरों में हुए, रूरल एरिया में या आउटर एरिया में ऐसे डेवलपमेंट हमें दिखाई नहीं देते। तो फिर हम इस क्षेत्र को, इस टाइम पीरियड को हम इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन कैसे कह सकते हैं। आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग यू माय डियर स्टूडेंट। 19वीं शताब्दी की शुरुआत होने के काफी समय बाद तक इंग्लैंड के बड़े बड़े क्षेत्रों में कई फैक्ट्रियां, खाने नहीं थी, इसलिए औद्योगिक क्रांति शब्द कंप्लीटली क्या है, एक्यूरेट नहीं है। इस डेवलपमेंट के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम इस टाइम पीरियड का यूज नहीं कर सकते, हम इसको इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का टाइम नहीं मान सकते माय डियर स्टूडेंट। और फिर इस पे तमाम सारी चर्चा हुई, लॉन्ग डिस्कस एंड डिबेट हैपेंड ऑन पर्टिकुलर टॉपिक। इंग्लैंड में न्यूकासल नगरों में चारों ओर, न कि संपूर्ण देश में, मैनचेस्टर में, बर्मिंघम में जो परिवर्तन हुए केवल कुछ क्षेत्रों में हुए। और फिर उसके बाद भी क्वेश्चन उठाए गए कि क्या कपास या लोहा, इट मीन्स कॉटन और आयरन, ये जो उद्योग हैं, इन उद्योगों में अथवा विदेशी व्यापार में 1780 और 1820 के डिकेड्स में जो वृद्धि हुई, जो क्रांतिकारी डेवलपमेंट हुआ, क्या वो उसी काल में हुआ था, क्या वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड का ही रीजन था। नई मशीनों के कारण सूती कपड़े उद्योग में जो एक ट्रिमेंडस चेंजेज आए, एक समृद्धि हुई, ऐसे कच्चे माल जो रॉ मटेरियल्स थे, कॉटन पर आधारित थी, जो ब्रिटेन के बाहर से मंगाया जाता था, और कंप्लीट जो प्रोडक्ट था वो फिर दूसरे देशों में भेज दिया जाता था। ऐसे ही मेटल से बनी हुई वस्तुएं, मशीन, स्टीम इंजन 19वीं सेंचुरी तक आते आते क्या हुई, ये दुर्लभ बनी नहीं, सभी जगह इजिली अवेलेबल नहीं थी। माय डियर स्टूडेंट, आई होप यू आर गेटिंग क्लियरली कि किस तरीके से इन क्षेत्रों का विकास हुआ होगा। अब यहाँ पे कहते हैं कि 1780 का डिकेड्स तेजी से वृद्धि हुआ। उसका कारण यह था कि अमेरिकी इंडिपेंडेंस या अमेरिकी फ्रीडम स्ट्रगल के कारण नॉर्थ अमेरिका के साथ जो व्यापार बाधित हो गया था वो फिर से शुरू हो गया। इस वृद्धि को तीव्र कहकर अंकित किया गया क्योंकि जिस बिंदु से इसका प्रारंभ हुआ वह काफी नीचे था। अब यहाँ पे दो बातें। पहली चीज कि आपको यह ध्यान देना है कि इस टाइम पीरियड में जो स्पेसिफिक एरिया था वहीं पे केवल इंडस्ट्रीज और फैक्ट्री लग रहे हैं। दूसरा पॉइंट, जो रॉ मटेरियल्स इंडस्ट्री के लिए चाहिए, ये रॉ मटेरियल्स उस देश में नहीं बल्कि देश से बाहर से मंगाया जा रहा है। तीसरा पॉइंट, जो मशीन्स के लिए जो प्रोडक्शन हो रहा है
वो प्रोडक्शन क्या उस कंट्री में यूज हो रहा है? नहीं, वो प्रोडक्शन कंट्री के बाहर भेज दिया जाता है। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग माय डियर स्टूडेंट, विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन पॉइंट आउट ऑल द पॉइंट्स। आप इन चीजों को रख सकते हैं। अब इसी समय अमेरिकी नेशनल मूवमेंट हुआ 1776 टाइम, दैट वाज अमेरिकन रिवॉल्यूशन, अमेरिकी क्रांति हुई। अब ये वही समय था 1776 और 1780, 4 साल के बाद अमेरिका से जो होने वाले ब्रिटेन और अमेरिका के बीच जो व्यापार हो रहे थे अमेरिकी क्रांति के बीच, वो रुक गए। अमेरिकी क्रांति में इनका इस प्रोडक्शन और इस एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे डायरेक्ट इफेक्ट डाला। लेकिन जब रिवॉल्यूशन, जब अमेरिकी क्रांति, अमेरिकी इंडिपेंडेंस पूरा एक खत्म हुआ, तो फिर एक फिर निर्बाध गति से व्यापार शुरू हो गया। तो अमेरिकी क्रांति के बाद व्यापार का शुरू होना, और फिर प्रोडक्शन को एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का होना, और फिर उससे क्या हुआ? कंसंट्रेशन ऑफ द वेल्थ इन इंडस्ट्री, कैपिटलिज्म का आना। ये सारी चीजें उसी टाइम ड्यूरेशन हो रही थी। मेरे कहने का सेंस, व्हाट आई वांट टू टेल यू माय डियर स्टूडेंट, कि ड्यूरिंग अमेरिकन इंडियन इंडिपेंडेंस, सॉरी अमेरिकन फ्रीडम स्ट्रगल, ड्यूरिंग दैट टाइम, कि वो उत्पादन और वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों अपने न्यूनतम बिंदु पे आ चुकी थी, एकदम निश्चित सीमा पे आ चुकी थी। और फिर धीरे धीरे इसका जब खत्म हुआ अमेरिकी क्रांति और अमेरिका स्वतंत्र हुआ, तो फिर ये एक बार व्यापार आगे बढ़ा, और इससे क्या हुआ? फिर निश्चित रूप से इससे डेवलपमेंट आगे हुआ होगा। कहते हैं कि धातु से बनी हुई जो मशीनें और भाप की शक्ति तो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक दुर्लभ रही हैं। ब्रिटेन के आयात और निर्यात में 1780 के डिकेड्स में जो डेवलपमेंट हुआ वो अमेरिकी फ्रीडम स्ट्रगल के कारण हुआ। और लोग कहते हैं कि ये इंडियन स्ट्रगल, ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ। फिर आर्थिक परिवर्तनों के सूचकांक ये दर्शाते हैं कि सतत औद्योगिकरण 1850 to 20 के पहले की बजाय बाद में दिखाई देता है। 1793 के बाद के दशक में फ्रांसीसी क्रांति और नेपोलियन के युद्धों के विघटनकारी प्रभावों का अनुभव किया गया था। औद्योगिकरण को देश के धन के पूंजी निर्माण में आधारभूत ढांचा तैयार करने अथवा नई नई मशीनें लगाने के लिए अधिकाधिक निवेश करने में, इन सुविधाओं के कुशलतापूर्ण उपयोग के स्तरों को बढ़ाने और उत्पादकता में वृद्धि करने के साथ जोड़ा गया। डियर स्टूडेंट, अब यहां से विकास की गति, लाभदायक निवेश हुआ, उत्पादकता के स्तरों में वृद्धि हुई। 1820 के डिकेड्स तक आते आते ये बढ़ने लगे, और 1840 के डिकेड्स तक आते आते कपास, लोहा और उसकी शाखाओं तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि ये कृषि संसाधन था मिट्टी के बर्तन बनाने, पॉटरी जैसे अन्य उद्योग धंधों में भी ये डेवलपमेंट हमें दिखाई देती है। तो कहने का सेंस सिर्फ इतना ही है कि क्या रिवोल्ट, क्या नेशनल जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ वो 1780 के डिकेड्स में हुआ? क्या वो स्टीम इंजन के कारण हुआ, स्टीम पावर के कारण हुआ? क्या वो कोल और आयरन इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के कारण हुआ, ट्रांसपोर्टेशन के डेवलपमेंट के कारण हुआ? माय डियर स्टूडेंट, without any hesitation you should point out all the fact which happened during that time, American Revolution. Second thing is that कि 19th सेंचुरी तक इन माइंस का यूज बड़े पैमाने पे नहीं हो रहा था। You should also think about that. And then after, my dear, without any hesitation you have to what? राइट डाउन, लिख सकते हैं कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का वो समय, वो टाइम क्या हुआ होगा? बदलाव की स्थिति नहीं आई होगी, एक कारण नहीं माना जा सकता। सो डियर, आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। इन चीजों को समझिए, उन चीजों को जानिए जो महत्वपूर्ण है। अब जो बातें वो कह रहे थे और जो बातें आपके फैक्ट के अकॉर्डिंग है, इन चीजों को यदि आप एक साथ जोड़ के चलें, देखें, तो क्लियर आपको ये दिखाई देने लगेगा कि किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ। तो
हम इस टॉपिक को कंटिन्यू रखेंगे. गुड बाय एंड टेक केयर. एंड वन थिंग मोर विच आई वांट टू टेल यू कि आपका एग्जाम नज़दीक है, योर एग्जामिनेशन एट हैंड, सो दैट्स वाई यू हैव टू डू हार्ड वर्क. आपको उस पर काम करना है. ठीक है, तो अपना ध्यान रखिए. वी विल कंटिन्यू दिस टॉपिक. ओके, गुड बाय एंड टेक केयर.